Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Wajid Ali Kambo, chemistry first year, chapter 8, and today we are going to study ionization constant of acids and ionization constant of bases. Let's start the ionization constant of acids. My dear student, ionization constant of acids जिसे हम Ka भी कहते हैं, आपने इससे पहले Kw पढ़ा, दैट इज द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, और उससे पहले आपने Kc को पढ़ा, Kc को हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स, जिसे मैं Ka कहूंगा। पहली बार ये हमें बताता क्या है, Ka हमें क्या बताता है, जरा इसको देखें। Ka is the quantitative measurement of या quantitative measure of strength of an acid। तो किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ को क्वांटिटेटिवली वैल्यू के साथ मेजर करना, दैट इज कॉल्ड द Ka। दूसरा पॉइंट जो आपने ज़हन में रखना है वो है, मैं Ka को स्ट्रेंथ ऑफ एसिड से रिलेट करता हूं, तो Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड यानी ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Ka स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड एंड वाइस वर्सा। मैंने क्या कहा, जितनी Ka की वैल्यू ज्यादा होगी, यानी लार्जर या ग्रेटर कह लो, लार्जर द वैल्यू ऑफ Ka, अगर किसी एसिड की Ka वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, वो एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। आगे पढ़ने से पहले एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट है स्टूडेंट, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। हमने ना जब Kw को स्टडी किया था तो उसमें हमने एक टर्म पढ़ी थी pH, POH, ये हमने टर्म्स पढ़ी थी। अब pH या POH से हमें, ये pH से या POH से हमें किसी भी सॉल्यूशन के एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल होने का पता चलता है। और हमने कहा था कि अगर किसी सॉल्यूशन की pH वैल्यू 7 से कम होगी तो दैट इज द एसिडिक सॉल्यूशन, और जितनी 0 के करीब होगी, यानी 7 से कम होगी, 0 के करीब होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, तो जितनी के pH वैल्यू 0 के करीब होगी उतना वो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितनी वैल्यू 7 के करीब होगी उतना वो वीक एसिड होगा। तो क्या pH की वैल्यू से हमें स्ट्रेंथ ऑफ एसिड का अंदाजा नहीं हो जाता? हो जाता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है माय डियर स्टूडेंट, कंसंट्रेशन चेंज होने से किसी एसिड की pH वैल्यू भी चेंज होती जाती है। एक एसिड है, वो एक स्पेसिफिक स्ट्रेंथ रखता है, तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है ना, तो वैसे वैसे उसकी pH वैल्यू चेंज होती जाती है। यानी एक ही एसिड की डिफरेंट कंसंट्रेशन पे डिफरेंट pH वैल्यू होती है। हम ऐसा नहीं चाहते, हम कहते हैं कंसंट्रेशन वेरी करे, लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ का हमें क्वांटिटेटिवली पता हो। तो फिर हम pH पे उतना रिलाय नहीं करते, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम Ka को यूज करते हैं। और हमने ये कहा, क्या कहा कि जितनी Ka वैल्यू ज्यादा होगी इतना वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। आप स्टूडेंट लोअर क्लासेस में 9th में 10th में आप ये पढ़ चुके, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, वो एसिड जो जितना ज्यादा आयोनाइज होगा, जितने वो एक्वस सॉल्यूशन में ज्यादा हाइड्रोजन आयन देगा, उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितनी उसकी एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन कम होगी वो वीक एसिड होगा। बाज एसिड ऐसे होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी एसिड होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज होते हैं बट लेस देन 100%, यानी मुकम्मल तौर पर आयोनाइज नहीं होते, दे आयोनाइजेस टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, वो किसी हद तक आयोनाइज होते हैं। अब इसमें देखें, आगे हम बढ़ते हैं, तो मैं एक चीज डिराइव करना चाहता हूं स्टूडेंट, दैट इज डेरिवेशन ऑफ
डेरिवेशन ऑफ के ए। ये के ए कैसे मालूम किया? माय डियर स्टूडेंट, अगर आप एक बहुत अच्छा लेक्चर याद करना चाहते हैं ना, आप इसको समझना चाहते हैं इन टॉपिक्स को, आपको ना इन दोनों को साइमल्टेनियसली डिस्कस करना चाहिए। एक ही वक्त में दोनों को डिस्कस करते जाओ। जहां पे आपने आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेसिस लिखा, मैंने इधर आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेसिस लिख दिया। मैंने के ए इसको रिप्रेजेंट करता है, तो के बी फिर इसको, यानी मैंने ना के ए और के बी दोनों को साथ साथ डिस्कस करना है। पहली बात क्या है? के इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ, इधर हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे के बी इज द क्वांटिटेटिव मेजर कह लो, मेजरमेंट कह लो, ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस। स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस। दूसरी बात वही, हम कहेंगे कि के बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस। जितनी किसी बेस की के बी वैल्यू ज्यादा होगी, उतना वो बेस स्ट्रॉन्ग होगा। अब भाई, ये के ए हम मालूम कैसे करते हैं? स्टूडेंट, मेरे पास ना ये एक एसिड है एच ए। मैं इसे कहता हूं दिस वन इज मोनोप्रोटिक एसिड। व्हाट डू यू मीन बाय मोनोप्रोटिक एसिड? ऐसा एसिड जो एक्वा सॉल्यूशन में एक प्रोटॉन दे। अब ये प्रोटॉन क्या है माय डियर स्टूडेंट? ये जो H पॉजिटिव है ना, H पॉजिटिव, हम इसे प्रोटॉन भी कहते हैं, हम इसे हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं। अच्छा, इसे हम प्रोटॉन क्यों कहते हैं? इसे हम हाइड्रोजन आयन क्यों कहते हैं? हाइड्रोजन का एटम ले, हाइड्रोजन के एटम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन, बाहर एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा दो, आपके पास सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस बच जाएगा, और न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है। माय डियर स्टूडेंट, उसी प्रोटॉन को हम हाइड्रोजन आयन कहते हैं, और सिंबॉलिकली हम उसे H पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब है ये जो H पॉजिटिव है, दिस वन इज द प्रोटॉन। मोनोप्रोटिक एसिड, वो एसिड जो एक्वा सॉल्यूशन में एक प्रोटॉन देते हैं। अच्छा, डाइप्रोटिक एसिड क्या होगा? हाँ, ऐसे एसिड जो एक्वा सॉल्यूशन में दो प्रोटॉन देते हैं, जैसे H2SO4। When H2SO4 is dissolved in water, it gives 2 proton plus sulfate ion. अच्छा, ट्राइप्रोटिक एसिड क्या होगा? ऐसा एसिड जो 3 H पॉजिटिव देता है, जो 3 प्रोटॉन देता है, आई मीन फास्फोरिक एसिड H3PO4। इसको हम मोनोप्रोटिक एसिड कहेंगे। When it is dissolved in water, वाटर में आप इसे डिसॉल्व करें, ये क्या करेगा? अगर आप फॉरवर्ड ले जाएं, ये अपना प्रोटॉन वाटर को देगा और वाटर बन जाएगा H3O पॉजिटिव प्लस। जब अपना प्रोटॉन दे देगा, बाकी इसके पास रह जाएगा A नेगेटिव। रिवर्स में आएंगे, यही हाइड्रोनियम आयन अब H पॉजिटिव इसको देगा और खुद ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और A नेगेटिव H पॉजिटिव लेकर HA में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसका मैं केसी एक्सप्रेशन लिखूं, तो माय डियर स्टूडेंट, केसी एक्सप्रेशन हम पढ़ के आए हैं, प्रोडक्ट को हम ऊपर लेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव ओवर कंसंट्रेशन ऑफ HA एंड कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस, और वो क्या? माय डियर स्टूडेंट, इस रिएक्शन में वाटर इज इन लार्ज एक्सेस, पानी अब बहुत ज्यादा मिकदार में लेते हैं, लिहाजा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन देयर इज नो कंसिडरेबल चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। क्या कहेंगे हम? सिंस वाटर इज इन लार्ज एक्सेस, पानी बहुत ज्यादा मिकदार में, सो इट्स कंसंट्रेशन remains almost constant.
अगर वाटर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है तो कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ ले आओ। जब आप लाएंगे तो आपके पास स्टूडेंट ये बन जाएगा Kc कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड वी हैव। अब एक और बात अगले 2-3 लेक्चर में भी स्टूडेंट के काम आएगी, जहां भी मैं लिखूंगा ना H3O प्लस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। एक्चुअली हाइड्रोनियम आयन कैसे बना, इस एसिड ने प्रोटॉन दिया, ये एक वीक एसिड है, याद रखना ये सारी की सारी मेरी कैलकुलेशन वीक एसिड्स के लिए है, और ये जो मोनोप्रोटिक एसिड में ले रहा हूं ये वीक एसिड है, वो एसिड जो बहुत कम आयोनाइज हुआ। इसका मतलब है इस एसिड ने चंद एक प्रोटॉन दिए, वो प्रोटॉन जाके वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो गए और हाइड्रोनियम आयन बना। एक्चुअली ये जो लिखा होता है ना, ये हाइड्रोनियम आयन को ही रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रोनियम आयन उसकी रिप्रेजेंटेशन। तो जहां भी ये H3O पॉजिटिव लिखा होगा मैं इसकी जगह पे हाइड्रोनियम आयन लिखूंगा। अब देखिए इसमें इसकी जगह पे आपके पास क्या आ गया, ये आ गया आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, कंसंट्रेशन ऑफ ए नेगेटिव, कंसंट्रेशन ऑफ HA, वाटर तो इधर चला गया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट एक नया कांस्टेंट है एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड Ka। तो Ka किसके बराबर आ गया, Ka आ गया कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव ओवर कंसंट्रेशन ऑफ HA। ये मेरे पास ये वो इक्वेशन है जिसे मैं डिराइव करने निकला, ये वो इक्वेशन, दिस वन इज द डेरिवेशन ऑफ Ka, ये Ka की डेरिवेशन। माय डियर स्टूडेंट, जरा इसमें एक पॉइंट ध्यान में रखना, जब आपने Kw को पढ़ा था ना, तो वहां पे आपने ना वाटर में वाटर को सेल्फ आयोनाइजेशन हुई थी, ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर हुई थी। तो वाटर ने वाटर को आयोनाइज किया, हमारे पास हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बना था Kw में, और फिर हमारे पास नीचे जो एक्सप्रेशन आया था उसमें Kc और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, इन दोनों का प्रोडक्ट मैंने Kw लिखा था। आज मैंने इन दोनों का प्रोडक्ट Ka लिखा। तो डोंट वरी, अगर वाटर की आयोनाइजेशन हो तो फिर दोनों का प्रोडक्ट Kw, लेकिन अगर आप किसी वीक एसिड की आयोनाइजेशन करवा रहे हैं तो फिर इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, Ka। अब ये जो रिलेशन है ये हमें दो बातें बता रहा है। पहली बात ये हमें बता रहा है स्टूडेंट, ये कह रहा है कि अगर आप Ka की वैल्यू जानना चाहते हो ना, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Ka, ये जो आपने वीक मोनोप्रोटिक एसिड लिया, इस वीक मोनोप्रोटिक एसिड की अगर आप Ka जानना चाहते हैं तो आपको दो चीजें चाहिए। क्या? एक आपको स्टूडेंट चाहिए pH ऑफ द सॉल्यूशन, या आपको चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। दोनों में से जो pH मीटर की मदद से वो सॉल्यूशन, जब आपने एसिड को वाटर में ऐड किया तो जो सॉल्यूशन बना pH मीटर की मदद से आप उसकी pH मालूम कर लें, या आप उसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मालूम कर लें। दूसरी चीज जो हमें चाहिए ना, वो है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ये जो आपने एसिड लिया था इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपके पास इन दोनों की वैल्यूज हैं तो वैल्यूज पुट करें इक्वेशन में, यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Ka। इसी तरह अगर आप जानना चाहते हैं pH ऑफ द सॉल्यूशन या कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, या जिसे हम कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव, अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो फिर आपको क्या चाहिए, फिर हमें चाहिए वी शुड नो द Ka ऑफ द एसिड, ये हमें पता होना चाहिए, और साथ ही साथ हमें इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ HA चाहिए। एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं इन सारी बातों को कंक्लूड करूं और इस बात को मैं मजीद एक्सप्लेन करूं तो माय डियर स्टूडेंट, हमारे पास रिलेशन वाला क्या बनता है, रिलेशन बनता है कि Ka दैट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड ओवर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट
बहुत इंपॉर्टेंट, Ka इन दोनों की रेशो है कब? एट इक्विलिब्रियम स्टेट। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट ये है, ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट क्या है? ये रिएक्टेंट है। अब अगर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होगी तो Ka वैल्यू भी ज्यादा होगी। अब प्रोडक्ट की अमाउंट कब ज्यादा होगी? जब ये एसिड ज्यादा आयोनाइज होगा। और एसिड कब आयोनाइज ज्यादा होगा? जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब इन सारी कड़ियों को आपस में मिलाओ। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, आयोनाइजेशन ज्यादा होगी, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा बनेगी और Ka की वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो हम कहेंगे अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो Ka की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। मैं 3 फैक्ट आपके साथ शेयर करता हूं, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करता हूं। पहली बात, माय डियर स्टूडेंट, अगर Ka वैल्यू 1 से 10 पावर, या आप यूं कह लें कि लेस देन 10 पावर 3 हो, अगर Ka वैल्यू लेस देन 10 पावर -3 हो, तो दिस वन इज द इंडिकेशन ऑफ वीक एसिड। आमतौर पर जो हमने एक पैरामीटर सेट किया हुआ है ना, तो हमने कहा है कि अगर किसी एसिड की Ka वैल्यू 10 पावर -3 से कम होगी तो दैट एसिड इज कंसीडर्ड वीक एसिड। इसी तरह अगर किसी एसिड की Ka वैल्यू 1 से 10 पावर -3 के रेंज में होगी, दैट एसिड इज कंसीडर्ड मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एसिड। और तीसरी बात, अगर किसी एसिड की Ka वैल्यू मोर देन 1 होगी, 1 से ज्यादा होगी, तो दैट एसिड इज कंसीडर्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड। मेरा अब आपसे एक क्वेश्चन है, मैं कुछ एसिड लिखता हूं, उनकी Ka वैल्यू लिखता हूं, आपने मुझे बताना है कि वेदर दैट एसिड इज वीक, स्ट्रॉन्ग और मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग। अब देखिए, इधर मैं एसिड लिखता हूं और इधर मैं उनकी Ka वैल्यू लिखता हूं। मेरे पास है एसिटिक एसिड, मेरे पास है HCl, मेरे पास है HNO3। अच्छा, जो एसिटिक एसिड है CH3COOH, इसकी Ka वैल्यू है 1.85 क्रॉस 10 पावर -5। HCl इसकी Ka वैल्यू 10 पावर +7। HNO3 Ka वैल्यू 10 पावर +3। और बाज बुक्स में जो है ना, केमिस्ट्री इन कॉन्टेक्स्ट वेरिएंट हेडिंग बुक, उसमें HNO3 की वैल्यू जो है ना वो 40 लिखी हुई है, लेकिन जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसमें HNO3 की K वैल्यू 10 पावर 3 है। ये एक डिफरेंस है, इसको ज़हन में रखना है। अब जरा इसको देखिए, एसिटिक एसिड की K वैल्यू ये देखिए 10 पावर -5 है, इस कैटेगरी में आ रहा है, तो उसका मतलब एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड। इसके बरक्स HCl और HNO3, इन दोनों की K वैल्यू ये मोर देन 1 है, तो इसका मतलब है ये दोनों जो हैं दे आर कंसीडर्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड। स्टूडेंट, यहां तक हमने ना Ka के मुतल्लिक कुछ बातें पढ़ी, अभी खत्म नहीं हुआ Ka के बारे में। अब हम इसके बिल्कुल पैरेलल Kb के बारे में पढ़ते हैं कि Kb क्या है। हमने क्या कहा कि Kb इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस। Kb इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस। जितनी Kb ज्यादा उतना वो बेस स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, बेस हम किसे कहते हैं? बेस हम कहते हैं आर्हीनियस है, लॉरी ब्राउनस्टेड है, लीवस है, यूजेनोविच है, मेनी अदर साइंटिस्ट। आपके पास ना कोई 7 से 8 ऐसी थीरीज हैं जो एसिड और बेस को डिफाइन करती है। उसमें एक थीरी है लॉरी ब्राउनस्टेड एसिड बेस थीरी। अब उस थीरी के मुताबिक वो स्पीशीज जो प्रोटॉन दे, H पॉजिटिव दे, वो एसिड है, और जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करे दैट इज बेस। जैसे कि ये देखें, ये मेरे पास अमोनिया है NH3। माय डियर स्टूडेंट, NH3 का वाटर से रिएक्शन करवाएंगे ना, तो ये क्या करेगा? ये वाटर से H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। जब एक्सेप्ट करेगा तो हमारे पास ये बन जाएगा NH4 और सॉल्यूशन में OH नेगेटिव चला गया।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस अमोनिया ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, लिहाजा इट विल एक्ट एज अ बेस। क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और लोन पेयर की वजह से इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया। आपके पास और कई आयन हैं, मॉलिक्यूल हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्टर हैं, और ऑल दोज आर कॉल्ड ब्रॉन्स्टेड-लॉरी बेसिस। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने डेरिवेशन ऑफ KB। स्टूडेंट मेरे पास ये एक बेस है, ये मैं इसके ऊपर लोन पेयर शो कर देता हूं। मैं इसका रिएक्शन किससे करवाता हूं? वाटर से। जब वाटर से रिएक्शन करवाएंगे, ये वाटर से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा H पॉजिटिव। जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये खुद बन जाएगा BH पॉजिटिव, और वाटर प्रोटॉन देने के बाद OH नेगेटिव रह गया। अब आप इसकी ना KC एक्सप्रेशन लिखिए, तो KC कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, आई मीन BH पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ओवर कंसंट्रेशन ऑफ B एंड कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। मैं दोबारा यहां पे कहूंगा कि सिंस वाटर इज इन लार्ज, ये जो मैंने सेंटेंस लिखा बिल्कुल सेम सेंटेंस, सिंस वाटर इज इन लार्ज एक्सेस सो इट्स कंसंट्रेशन रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, लिहाजा इसको इधर ले जाए। जब ले जाएंगे तो आपके पास बनेगा KC कंसंट्रेशन ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू, ये वाटर इधर चला गया, तो कंसंट्रेशन ऑफ BH पॉजिटिव OH नेगेटिव ओवर कंसंट्रेशन ऑफ B। अब इन दोनों का प्रोडक्ट, जब आप बेस की आयोनाइजेशन करवा रहे हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट कहलाएगा KB। तो मेरे पास ये KB क्या आ गया? कंसंट्रेशन ऑफ BH पॉजिटिव OH नेगेटिव ओवर कंसंट्रेशन ऑफ B। माय डियर स्टूडेंट, ये दूसरी इक्वेशन थी जो हमने यहां से डिराइव की, बिल्कुल सेम सेंस, वही अंदाज जो हमने KA के लिए इख्तियार किया। अब इसमें भी तीन बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंट तीन। क्या पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर KB वैल्यू ये हो लेस देन 10⁻³ तो हम क्या कहेंगे? दूसरी बात, अगर KB वैल्यू हो 1 से 10⁻³ के दरमियान तो बेस की स्ट्रेंथ के बारे में हम क्या कहेंगे? और अगर KB वैल्यू हो ग्रेटर देन 1 तो फिर हम बेस की स्ट्रेंथ के बारे में क्या कहें? ये तीन बातें मैंने आपको KA की सेंस में समझा चुका हूं। माय डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो हमारे पास KA चल रहा है ना, मैं KA को एक और शक्ल में लाता हूं, दैट इज कॉल्ड pKa। जब मैं आपको ना KW का कॉन्सेप्ट दे रहा था ना, तो वहां मैंने आपसे स्टूडेंट एक बहुत अहम बात की थी, मैं उसी बात को दोहरा रहा हूं। मैंने आपसे कहा था कि अगर हमारे पास वैल्यू आ जाए ना इस तरह, मेरे पास वैल्यू आ गई जी, जैसे KA ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH, और ये मैंने लिखी है 1.85 क्रॉस 10⁻⁻5। ये जो वैल्यू आती है ना, इसे हम दो नाम देते हैं। इसे हम कहते हैं दिस वन इज साइंटिफिक नोटेशन और दिस वन इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन और एक्सपोनेंशियल नोटेशन। माय डियर स्टूडेंट, द वैल्यू इन साइंटिफिक नोटेशन इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू कंपेयर एंड डिफिकल्ट टू ट्रांसलेट। मुश्किल है इसको समझना, कंपैरिजन मुश्किल है कि इसमें साइंटिफिक नोटेशन में जो वैल्यू है, तो फिर क्या करें भाई? आप इस साइंटिफिक नोटेशन की वैल्यू को कॉमन नोटेशन में लाएं। कैसे लाएं? वेरी सिंपल, आप इसका माइनस लॉग ले लो, नेगेटिव लॉग ले लो। अगर साइंटिफिक नोटेशन इसका नेगेटिव लॉग लिया जाए तो इट विल कम इन द कॉमन नोटेशन। वेरी सिंपल, जैसे कि मेरे पास है 10⁻⁴, मैं इसका नेगेटिव लॉग लेता हूं तो ये 4 हो जाएगा। मेरे पास है 10⁻⁷, मैं इसका नेगेटिव लॉग लेता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 7। दिस वन इज द 10⁻⁴, दिस वन इज द साइंटिफिक नोटेशन, एंड 4 दिस वन इज द कॉमन नोटेशन।
हमारे पास जो के ए और के बी की वैल्यू जो आती है ना, वो साइंटिफिक नोटेशन में आती है, हम उसे कॉमन नोटेशन में लाना चाहते हैं। तो वेरी सिंपल, आप उसका नेगेटिव लॉग ले लें। दूसरी मैंने आपसे बात क्या की थी, मैंने कहा था अगर किसी भी चीज का नेगेटिव लॉग लिया जाए ना, किसी का भी, तो आपने उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पी लिखना है। यानी अगर आप माइनस लॉग के ए ले रहे हैं ना, के ए साइंटिफिक नोटेशन, कॉमन नोटेशन में ला रहे हैं तो नेगेटिव लॉग लें, तो उसके आप कॉरेस्पॉन्डिंग में आप माइनस लॉग की जगह पे पी और साथ आपके पास के। सिमिलरली अगर आपके पास के बी है, आप इसका माइनस लॉग लें तो आपके पास आ जाएगा पी के बी। अब मेरे टॉपिक्स क्या है, अब मेरा टॉपिक है पी के ए, देन वी विल स्टडी पी के बी। पहले पी के डेफिनेट, ये मेरे पास इसकी इक्वेशन है, माइनस लॉग के ए दैट इज इक्वल टू पी के ए। ऊपर लिख लें नेगेटिव लॉग ऑफ आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड, जिसे आप के ए कहते हैं, इज कॉल्ड पी के। ये पी के की डेफिनेशन है, ये उसकी मैथमेटिकल फॉर्म। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस स्टूडेंट, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, ये याद रखना है, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के ए। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस, ये याद रख देना। जितनी के ए ज्यादा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के। अच्छा, जितनी के ए वैल्यू ज्यादा उतना एसिड स्ट्रॉन्ग, लेकिन इसके बरक्स जितनी पी के ए वैल्यू ज्यादा होगी किसी एसिड की, पी के, उतना जो उसकी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड है वो क्या होगी, कम होगी। ये दो चीजें, इन दोनों का रिलेशन भी देख। एक पी के लिहाज से एक बहुत मुनफरद सी बात, स्टूडेंट जरा गौर से सुनना है, फिर आपने मुझे आंसर करना है। पहले मेरी बात को सुनना है। मेरे पास इधर एसिड है, इधर मैं उसकी पी के ए लिखता हूं, फिर मैं आपसे कंपैरिजन पूछता हूं। फर्ज करते हैं मेरे पास एक एसिड है ए, एक एसिड है बी, एक एसिड है सी, तीन एसिड्स हैं। फर्ज करते हैं इसकी पी के ए वैल्यू है 2, इसकी 3 और इसकी 5। फर्ज कर, तीनों एसिड्स की पी के वैल्यू आपको बता दी। अब देखें, मैंने कहा कि जिसकी पी के ए ज्यादा होगी वो वीक एसिड होगा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, और जिसकी पी के ए कम होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो अब पी के वैल्यू हमें बता रही है कि ए इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, बी इज स्ट्रॉन्गेस्ट एंड सी दैट इज वीकर। तीनों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ए, उसके बाद बी, और सी इज वीकेस्ट अमंग दीज थ्री। एक तो ये बात है। दूसरी बात, अगर मैं आपसे स्टूडेंट कहूं कि बताएं ए और बी दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है, तो आप कहेंगे जी ए। अब अगला सवाल, ए बी से कितने गुना स्ट्रॉन्ग है, हाउ मच स्ट्रॉन्गर, हाउ मच ए इज स्ट्रॉन्गर देन बी, इट्स माय क्वेश्चन। कितने गुना? चले मैं आपको ना एक बता देता हूं। अगर आप दो एसिड, उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना चाहते हैं ना, तो आप उन दोनों का पीकेए डिफरेंस लें। जितना डिफरेंस आए उतनी जीरो लगानी है 1 के साथ। ये मेरा सेंटेंस ज़हन में बैठा। मैंने क्या कहा, दो एसिड्स का पीकेए डिफरेंस लेना है, यानी दो एसिड की स्ट्रेंथ आप दें, कौन स्ट्रॉन्गर है कौन वीकर है, कितने गुना स्ट्रॉन्गर कितने गुना वीकर, आप दोनों की पीके का डिफरेंस लें। जितना डिफरेंस आए उतने जीरो लगाने हैं, किसके साथ, 1 के साथ। अब देखो मैं कहता हूं बताएं ए बी से कितना स्ट्रॉन्गर है, तो आप पीके डिफरेंस ले। जब डिफरेंस लेंगे तो 3/2 ये तो 1 आ गया। तो मैंने क्या कहा, जितना डिफरेंस आए उतने जीरो लगाने हैं, तो 1 जीरो लगाना है, किसके साथ, 1 के साथ।
तो इसका मतलब है एसिड ए इज 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन बी। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा जी बताएं कि इन दोनों में बी और सी दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है, आंसर बी, सी वीक है। अब दूसरा सवाल, बी सी से कितने गुना स्ट्रॉन्ग है, दोनों का पीके डिफरेंस लें तो 5 - 3 दैट इज इक्वल टू 2। तो क्या करना है, यस आपने कहना है कि जितना डिफरेंस है 2 डिफरेंस है तो 2 0 लगानी है, किसके साथ, 1 के साथ। तो इसका मतलब हुआ कि B इज 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन C। अगर आखिरी बात, अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ जी A और C दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है, तो आप कहेंगे जी A, क्योंकि इसकी पीके कम है, C वीकर एसिड है। तो A C से कितने गुना स्ट्रॉन्ग है, दोनों का डिफरेंस लें, 5 - 2 दैट इज इक्वल टू 3। तो आप क्या करेंगे, आप 3 0 लगाएंगे, 1 2 3, किसके साथ, 1 के साथ। तो C इज 1000 टाइम वीकर देन ए, या कह ले A इज 1000 टाइम स्ट्रॉन्गर देन C। ये सारे का सारा जो आप कंपैरिजन कर रहे हैं आसानी से कर रहे हैं, कब, जब आपने वैल्यू किस में लाए, पी के ए। माय डियर स्टूडेंट, पी के ए की तरह भी हैव द पी के बी सेम माइनस लॉग के बी दैट इज इक्वल टू पी के बी। और ये भी वही सेंटेंस है कि strength of a base is directly proportional to Kb and inversely proportional to Pkb। ये याद रखना है। और जो मैंने गुफ्तगू की के बारे में, एसिड्स के बारे में, यहां बेस लिख लो और पीके की बजाय यहां पे Pkb लिखते हैं। तो फिर आप वेरियस एसिड्स उनकी Pkb वैल्यू से आप उनकी एसिड बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने Ka और Kb दोनों को स्टडी किया। आज हमने कंपैरेटिव स्टडी की और एट द एंड ऑफ लेक्चर हमने Pkb और Pka उनको स्टडी किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल और करम फरमाए। अल्लाह